नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 2 की यूनिट 6 जिसका नाम है डेफिनीशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी और जो वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे। साथियों, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दो अलग चीज़ें हैं। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड इन द लेजर्स। तो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में और लेजर में, तो उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। जबकि अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी मीन्स कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स इन सच अ वे दैट वन इज़ इन द पोजिशन टू नो द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटेंसी का मतलब है कि जो अकाउंट्स हैं उनकी कंपाइलेशन इस तरह से करना ताकि कोई पर्सन जो है वो बिजनेस की पोजीशन को जान सके, यानी कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस किस तरह से रन हो रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका पता अकाउंटेंसी से लगाया जाता है। अब अकाउंटिंग क्या है साथियों? अकाउंटिंग ऑफन इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की जो लैंग्वेज है वही अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग को ही बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट और रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंटिंग का पर्पज़ है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ऑपरेशंस हैं और जो फाइनेंशियल हेल्थ है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कम्युनिकेट करना और जो रिजल्ट्स हैं उनको बताना। अब अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं? वेरियस फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी। अकाउंटिंग क्या है? इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो एक जो आर्ट जिससे कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्लासीफाई किए जाते हैं, समराइज किए जाते हैं, उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। इट नॉट ओनली रिकॉर्ड्स द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बट ऑल्सो रिकॉर्ड देम इन एन ऑर्डरली मैनर। तो अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है कि केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, उनको रिकॉर्ड करने का भी एक जो प्रॉपर मैनर है, ऑर्डरली मैनर में उनको रिकॉर्ड किया जाना ज़रूरी है। It also classifies business transactions according to their nature before recording them in the book of account। तो इनको क्लासीफाई किया जाता है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासीफाई किया जाता है, उसके बाद में उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग ऑल्सो समराइजेज द डेटा रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एंड प्रेजेंट देम इन अ सिस्टमेटिक वे इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अकाउंटिंग क्या करता है? समराइज करती है अकाउंटिंग डेटा को और रिकॉर्ड करती है बुक ऑफ अकाउंट में, और उसके बाद में उनको प्रेजेंट करती है एक सिस्टमेटिक वे में। किस तरह से? एक तो ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्म में और बैलेंस शीट के फॉर्म में। तो ये अकाउंटिंग के फीचर्स हैं। अब पर्पस और एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है? क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं? क्यों इसकी ज़रूरत है? टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, एसेट एंड लायबिलिटी। तो क्योंकि हमें एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होता है ट्रांजेक्शन्स का, और साथ ही जो बिज़नेस के एसेट एंड लायबिलिटीज़ हैं उनका रिकॉर्ड रखना है, उसके उसके लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। टू एसरटेन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट हुआ है फर्म को या लॉस हुआ है बिजनेस में, तो उसकी पोजीशन क्या है प्रॉफिट एंड लॉस की, उसको जानने के लिए भी अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की इस समय फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किस तरफ बिजनेस जा रहा है, फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, पोजीशन अच्छी है या ख़राब है, उसके लिए भी अकाउंटिंग की ज़रूरत है, उसको पता लगाने के लिए। टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब अकाउंटिंग अगर प्रॉपर है तो उसके साथ में उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन हमें बिजनेस की पता लगेगी, और उसी हिसाब से जो मैनेजर्स हैं वो प्रॉपर एक रैशनल डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज़ अगर उन्हें पोजीशन प्रॉपर नहीं पता होगी तो बिजनेस में जो डिसीजंस हैं वो भी प्रॉपर नहीं लिए जाएंगे। टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, कंपनीज एक्ट, सोसाइटी एक्ट, पब्लिक, ये कई सारे साथियों एक्ट हैं जिनके तहत वो कंपनीज़ को अकाउंटिंग करवानी ज़रूरी है, या फर्म जो है और बिजनेस एंटिटीज़ हैं उनको अकाउंटिंग की जो स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग है, उनको करवाना ज़रूरी है। तो ये रिक्वायरमेंट है बाय लॉ कि अकाउंटिंग होनी चाहिए। अब कितने तरह की अकाउंटिंग साथी होती है? तो कुछ अकाउंटिंग के टाइप्स हैं जिनमें आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए, कई बार एग्ज़ाम में इस तरह से आ जाता है इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का टाइप है। तो ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया एंड इट्स डेफिनीशन एंड स्कोप। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में क्या है और उनकी डेफिनीशन और उनकी ज़रूरत क्यों है, इसकी थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री हम देखते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI recognizing the need of to harmonize the diverse accounting policies and practices constituted on accounting standard board on 21 अप्रैल 1977। The main function of ASB is to formulate accounting standards so that the council of ICAI may mandate such a standard। तो एक जो इंस्टीट्यूट है ICAI, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं जो ऑल ओवर इंडिया जो प्रैक्टिस की जाती हैं उनमें हार्मोनाइजेशन होना चाहिए, एक जैसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। उसी के लिए उन्होंने एक बोर्ड का गठन किया जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब किया? 21 अप्रैल 1977 को ASB का गठन किया गया था। और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ASB जो है वो फॉर्मुलेट करे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, जिन ताकि ICAI उन स्टैंडर्ड को मैंडेट कर सके सभी एंटिटीज़ के लिए। अब ASB shall determine the broad area in which accounting standard need to be formulated and major priority about the selection thereof. In the preparation of accounting standard, the ASB will be assisted by study group constituted to consider specific subject. It will also hold dialogue with representative of गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर। तो ये ASB के बारे में दे रखा है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है वो क्या क्या करेगा, किन किन से अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कशन करेगा, उसके बाद में वो स्टैंडर्ड्स को अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं वो देगा। बेस्ड इन द अबव, एन एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज स्टैंडर्ड विल बी प्रिपेयर्ड एंड इशू टू इट्स मेंबर। After taking into consideration the comments received, the exposure draft will be finalized by ASB for the submission of। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है साथियों, आप इतना जान लीजिए कि ASB जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो है वो अपनी जो रिपोर्ट है उसका गठन जो है वो किया गया था ICAI के द्वारा। और उसका काम है कि जो कंट्री में जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको हार्मोनाइज़ करने के लिए अपनी एक रिपोर्ट बनाए, अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी जो कमेंट्स हैं वो दे कि किस तरह से ऑल ओवर इंडिया एक स्टैंडर्ड्स बनाए जा सकते हैं। बोथ सेबी एंड कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर auditors to qualify the audit report that do not confirm the mandatory accounting standard। Section 134(5) subsection 5 of Companies Act also cast a responsibility on board of director to comply with mandatory accounting standard। तो जो कंपनीज एक्ट है, साथ ही ये और भी जो सेबी और कंपनी एक्ट 2013 है, ये क्या है, जो कंपनीज़ हैं उनको मैंडेट करते हैं, उनको लिए ये कंपलसरी बनाते हैं कि वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करें। तो बेसिकली इस सब का जो क्रक्स है वो इतना है कि एक ICAI एक इंस्टीट्यूट है जिसने ASB बनाया। ASB का काम है कि अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको दे, अपने व्यू पॉइंट्स दे और इस तरह के रिपोर्ट दे अपनी कि किस तरह से इंडिया में अकाउंटिंग जो है वो हार्मोनाइज़ की जा सकती है, एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सकते हैं। और जो लॉ है इंडिया में, जो कंपनीज़ लॉ हैं और वेरियस अदर लॉ है, वो ये मैंडेट करते हैं कि हर एक फर्म को, कंपनी को क्या करना है, कुछ अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है और उसी के हिसाब से अपनी जो है अकाउंटिंग करनी है, अलग अलग जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश करनी है। Accounting standard in India and its definition and scope under section 129 subsection 5 of Companies Act, where the financial statement do not comply with the accounting standard, such companies shall disclose the following: the deviation from accounting standard, the reason for such deviation, the financial effect of any arising out of such a deviation। तो अगर कोई कंपनी जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती है, उनसे डेविएट करती है, तो उनको फिर ये 3 रिपोर्ट्स जो हैं, ये 3 चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज़ करनी होंगी कि उन्होंने डेविएशन कितना किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से और उसका रीज़न क्या रहा है, और उसका कोई जो फाइनेंशियल इफ़ेक्ट अगर डेविएशन की वजह से आया है तो वो क्या होगा।
अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो काफ़ी सारे हैं, मैं जल्दी जल्दी इनका रीड कर देता हूँ इनको। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI हैज़ सो फॉर इश्यूड 29 स्टैंडर्ड्स। तो 29 स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इशू किए गए। स्टैंडर्ड्स बेसिकली साथियों कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ नियम हैं, कुछ बातें हैं कि जिनको फॉलो किया जाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है जिसका मतलब है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। 2 में है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। 3 में है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, तो इन सब के बारे में है। 4 है कंटिजेंसी ऑफ इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। 5 में है नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पीरियड, प्रायर पीरियड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। 7 है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। 8 है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। 10 है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। 11 है अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। 12 है गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में। 13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। 14 है अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशंस। 15 है अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है बोरोइंग कॉस्ट। 17 है सेगमेंट रिपोर्टिंग। 18 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। 19 है लीजेस के बारे में। 20 है अर्निंग पर शेयर EPS। 21 है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 22 है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। 23 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 24 है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। 25 है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 26 है इंटेंजिबल एसेट। 27 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। 28 है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। 29 है प्रोविजंस कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कंटिजेंट एसेट्स। तो ये हैं साथियों 29 स्टैंडर्ड्स। इनको आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक रीडिंग मार सकते हैं और जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनको आप ध्यान रखने की कोशिश करें। एक दो बार पढ़ेंगे तो कुछ 2 4 5 6 जो इम्पोर्टेंट आपको लगे उनको आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे ये 29 जो है प्रोविज़न कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट। इसी तरह के जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला है, EPS का है, अर्निंग पर शेयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट लगे उनको आप ठीक से पढ़ सकते हैं। अब जो हमने अभी पढ़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो इंडिया के थे। दूसरे हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ USA, जिनको हम कहते हैं USGAAP। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और GAAP आर द सेट ऑफ रूल दैट encompasses द डिटेल्स, complexities एंड लीगैलिटीज ऑफ बिजनेस एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FASB uses GAAP as the foundation for its comprehensive set of approved accounting method and practices. तीसरा है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS। तो IFRS क्या है? द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट आर इशूड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB with the objective of providing a common accounting language to increase transparency in the presentation of financial information। तो ये IFRS है, स्टैंडर्ड्स हैं। GAAP है वो USA का है और हमने इंडियन वाले भी पढ़े हैं। तो ये तीनों हैं, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो IASB के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर्म्ड इन 2001 विद द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इस्टेब्लिशिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो IASB जो है उसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक यही है इस संस्था की, 2001 में ये बनी थी। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम या इसका एकमात्र काम जो है वो यही है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को बनाना, IFRS। इट सक्सीडेड द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC विच वाज अर्लियर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इस्टेब्लिशिंग द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब पहले क्या होती थी? पहले IASC होती थी, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी हुआ करती थी, जिसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी, किसकी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की। और IASB जो थी वो लंदन
IASB जो है वो लंदन बेस्ड है। तो और उसके बाद में पहले IASC हुआ करती थी, और IASC को किसने रिप्लेस किया है? IFRS ने, IASB ने, सॉरी, IASB ने IASC को रिप्लेस किया है। इट हैज़ also provided the conceptual framework for financial reporting issued in September 2010, which provide a conceptual understanding and basis of accounting practices under IFRS। तो इन्होंने क्या है, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया है 2010 में, जो कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो है IFRS के अंडर एक बेस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो साथियों, यहाँ पे आपने देखा कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है। इसमें दो संस्थाओं की बात हो रही है, एक IASC, इसके बाद में जो पहले हुआ करती थी उसके बाद में आई IASB, और काम दोनों का एक ही है। पहले IASC को ये काम दिया गया था कि आप अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड जो हैं, वो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाइए। उसके बाद में इस संस्था का नाम जो है बदल दिया गया, यानी कि संस्था जो है वो बदल गई। अब ये काम जो है कौन देख रहा है? IASB देख रही है। और IASB ने फिर 2010 में एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके एक कुछ बेसिक फ्रेमवर्क जो हैं वो पब्लिश किए हैं, जो कि अकाउंटिंग के बेसिस का जो बेस फॉर्म कर रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द IFRS फाउंडेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव IFRS फाउंडेशन के, टू डेवलप अ सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी, अंडरस्टैंडेबल, इन्फोर्सिएबल एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है IFRS फाउंडेशन का वो यही है कि एक सिंगल सेट हाई क्वालिटी, अंडरस्टैंडेबल और इन्फोर्सिएबल, मतलब ऐसे हाई क्वालिटी जो है स्टैंडर्ड बनाए जाएं जो कि आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो, इन्फोर्सिएबल हो, और ग्लोबली जो एक्सेप्ट करने वाले हों इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो इस तरह के रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो एक्सेप्टेबल हों और इन्फोर्स किए जा सकते हो थ्रू इट्स स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB के थ्रू ये करना है। टू प्रमोट द यूज़ एंड रिगरस एप्लीकेशन ऑफ दोज स्टैंडर्ड। पहले तो वो स्टैंडर्ड बनाने हैं, उसके बाद में उनको अप्लाई करवाना है। टू टेक अकाउंट of the financial reporting needs of emerging economy and small and medium sized entities, SMEs, and to promote and facilitate adoption of IFRS being the standard and interpretation issued by IASB through the convergence of national accounting standard and IFRS। तो बेसिकली IFRS फाउंडेशन का जो है वो काम यही है कि इस तरह के, पहले तो इस तरह के स्टैंडर्ड बनाना जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो और जो अप्लाई किए जा सकते हो, उसके बाद में उनको अप्लाई करवाना, रिगरस उनका एप्लीकेशन करवाना, और दूसरा है कि उनको इस बात को प्रमोट करना कि उन स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा जगह अडॉप्ट किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता दी जाए। अब एक कॉन्सेप्ट आता है साथियों, ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है? ट्रांसफ़र प्राइसिंग इज़ द मेथड यूज टू सेल अ प्रोडक्ट फ्रॉम वन सब्सिडरी टू अनदर विद इन अ कंपनी। तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो एक सब्सिडरी कंपनी की दूसरी सब्सिडरी में जा रहा है, एक सब्सिडरी से, तो उसमें उस समय जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड कहा जाता है उसको। दिस अप्रोच इज़ यूज्ड व्हेन द सब्सिडरीज ऑफ अ पेरेंट कंपनी आर मेजर्ड एज सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। तो जो सब्सिडरीज़ हैं अलग अलग, उनको अगर हम सेपरेट प्रॉफिट सेंटर मान के चलें, अलग अलग उनकी वर्किंग मान के चलें, तो उसमें हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग यूज़ करते हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग इम्पैक्ट द परचेजिंग बिहेवियर ऑफ द सब्सिडरीज एंड मे हैव द इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर द कंपनी एज अ होल। तो क्योंकि ये परचेजिंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं, तो इसकी वजह से इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन हो सकता है। ज़्यादा नहीं, आपको बस इतना याद रखना है। इसमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक कोई चीज़ होती है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग होती है। तो वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होगा? जब कोई कोई कंपनी है, एक कंपनी है, उसमें अलग अलग सब्सिडरीज़ हैं, कोई पर्टिकुलर सब्सिडरी जो है उसके पास कोई प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट जो है वो उसी कंपनी की दूसरी सब्सिडरी के पास अगर दिया जाता है, सेल किया जाता है, तो उसमें जो हम अप्रोच यूज़ करते हैं वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग यूज़ करते हैं। अब दूसरा है
जो प्राइसिंग मेथड है, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, CUP मेथड इसे कहते हैं। तो CUP मेथड कंपेयर्स द प्राइस एट विच अ कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड टू द प्राइसेस एट विच अ कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड। तो जैसे कि इसका नाम है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, तो वही इसमें है। CUP मेथड क्या है, कंपेयर करता है, कंपेयर द प्राइस एट विच अ कंट्रोल ट्रांजेक्शन इज कंडक्टेड टू द प्राइस एट विच अ कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन इज कंडक्टेड। तो दो तरह के ट्रांजेक्शन, जो एक कंट्रोल ट्रांजेक्शन और एक अनकंट्रोल ट्रांजेक्शन, तो दोनों तरह के ट्रांजेक्शन जो है किस प्राइस पे हो रहे हैं, तो उनको कंपेयर करता है। दिस मेक्स इट द इजिएस्ट टू ग्रैस्प कंसेप्चुअली एज द आर्म्स लेंथ प्राइस क्वाइट सिंपल इज डिटरमाइंड बाई द सेल प्राइस बिटवीन टू अनरिलेटेड कॉरपोरेशन। तो इसमें भी साथियों एक प्राइसिंग मेथड है, कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है, तो उसमें कौन सी प्राइसिंग मेथड होगी, उस वही एक ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड है। दूसरा हमारा ये कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड है। आपको सिंपली बस याद रखना है कि एक कोई मेथड होता है जिसका नाम है कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, CUP मेथड। तो इसी में इसमें क्या होता है, इसमें जो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन जिस प्राइस पे कंडक्ट की गई है और दूसरा कंट्रोल ट्रांजैक्शन जिस प्राइस पे कंडक्ट की गई है, उनको हम कंपेयर करते हैं। बस इतनी चीज़ आपको थोड़ा सा आइडिया दिमाग में रखना है कि अगर MCQ आता है आपको क्लिक कर जाए कि ये किस मेथड की बात हो रही है। कॉस्ट प्लस ट्रांसफ़र प्राइसिंग, तो कॉस्ट प्लस ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है, इफ़ देयर इज़ नो मार्केट प्राइस एट ऑल ऑन विच टू बेस अ ट्रांसफ़र प्राइस, you could consider using a system that creates a transfer price based on the cost of the component being transferred. The best way to do this is to add a margin onto the cost, where you compile the standard cost of a component, add a standard profit margin and use the result एज द ट्रांसफ़र प्राइस। तो कॉस्ट प्लस ट्रांसफ़र प्राइस मेथड जो है प्राइसिंग का, वो एक मेथड है जिसमें क्या होता है, एक अगर कोई मार्केट प्राइस, इफ़ देयर इज़ नो मार्केट प्राइस एट ऑल ऑन विच बेस द ट्रांसफ़र प्राइस, अगर करने के लिए कोई प्रोडक्ट है जिसको सेल करना है, तो उसके कोई ट्रांसफर उसकी प्राइसिंग जो है वो डिसाइड करने के लिए अगर कोई मेथड नहीं है मार्केट प्राइस पे, तो फिर क्या करेंगे, एक तरह का सिस्टम जो हम कंसिडर करेंगे, यू कुड कंसिडर यूजिंग अ सिस्टम दैट क्रिएट्स अ ट्रांसफ़र प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट बीइंग ट्रांसफर्ड। तो जो भी कंपोनेंट ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, उसके बेसिस पे जो है ट्रांसफ़र प्राइस डिसाइड किया जाएगा। तो उसी को हम कॉस्ट प्लस ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहते हैं, क्योंकि उसमें जो कॉस्ट, जो कंपोनेंट ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उनकी कॉस्ट के बेसिस पे ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है वो डिसाइड की जाती है। द बेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू ऐड द मार्जिन ऑन टू कॉस्ट। अब बेस्ट तरीका यही है कि पहले हमने कॉस्ट डिसाइड कर ली, कौन सी कितनी कॉस्ट है जो कंपोनेंट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और उस पर मार्जिन जो है वो ऐड कर लिया। वेयर यू कंपाइल द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट, ऐड अ स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन एंड यूज़ द रिजल्ट एज द ट्रांसफ़र प्राइस। तो सबसे पहले एक कॉस्ट हमने ढूंढ ली, कितनी कॉस्ट आ रही है जो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है। उसके बाद में ऐड अ स्टैंडर्ड प्रॉफिट मार्जिन, उसके ऊपर स्टैंडर्ड एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया। उसके बाद में यूज़ द रिजल्ट एज द ट्रांसफ़र प्राइस, और जो रिजल्ट आया उसको ट्रांसफ़र प्राइस की तरह यूज़ किया। तो ये कॉस्ट प्लस ट्रांसफ़र प्राइस है। ये अलग अलग इसमें मेथड्स हैं। अब एक है रीसेल प्राइस मेथड। द रीसेल प्राइस व्हेन सिमिलर while similar to the cost price method is found by working backwards from the transactions taking place at the next stage in the supply chain, and is determined by subtracting an appropriate gross markup from the sale price to an unrelated third party, with the appropriate gross margin being determined by the examining the conditions under which the goods and services are sold and comparing the said transaction टू ओनली थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब रीसेल प्राइसिंग मेथड साथियों एक दूसरा प्राइसिंग मेथड है जो कि कॉस्ट प्राइसिंग के सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें उल्टी तरह से काम होता है। इसमें क्या होता है, इज फाउंड बाय द रीसेल प्राइस while similar to the cost price method is found by working backward from the transactions taking place at the next stage in the supply chain
तो जो सप्लाई चेन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज में जिस रेट पे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है आज जो होलसेल में है, उसके बाद रिटेल में जिस प्राइस में आगे जा रहा है, तो हमें अभी की जो प्राइसिंग है अगर उसको डिटरमाइन करना है तो उस जो नेक्स्ट स्टेज में जो प्राइसिंग है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि उसमें इतना अप्रोप्रिएट जो है वो जो प्रॉफिट है उतना उसमें जोड़ा गया होगा, उसमें उतनी कॉस्ट जो मार्जिन जोड़ा गया होगा, उस मार्जिन को हटाना, यानी कि जो मार्कअप है जो सेल प्राइस है उसमें से उतना मार्कअप हटाना, उसके बाद उसके जो प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं तो वो रीसेल प्राइसिंग मेथड हम उसको कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि कॉस्ट प्राइसिंग मेथड एक होता है। कॉस्ट प्राइसिंग मेथड में जो हम फर्दर एक उसकी कॉस्ट निकालते हैं, जो कंपोनेंट ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उसमें मार्जिन ऐड करते हैं और उसकी प्राइसिंग ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिसाइड की जाती है। लेकिन रीसेल प्राइसिंग में इसका थोड़ा सा अलग है। रीसेल प्राइसिंग में जो नेक्स्ट जो सप्लाई चेन की जो नेक्स्ट स्टेज है वहाँ पर जो प्राइसिंग है उसमें से मार्कअप जो है वो हटा दिया जाता है, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद उसके जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, सारा कुछ आपको याद नहीं रखना है, एज इट इज़ लर्न नहीं करना है, क्योंकि ये काफ़ी टिपिकल टर्म्स हैं, डिफ़िकल्ट हैं अकाउंटिंग के, स्पेशली जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए चीज़ें उतनी आसान नहीं है। तो मेन मेन जो चीज़ें हैं आप उनको याद रखें, इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, ताकि एटलीस्ट अगर क्वेश्चन कोई आता है इसमें से तो आपको कम से कम रिमेंबर हो कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग हाँ क्या था। कुछ हमने पढ़ा था कि एक सब्सिडरी से दूसरी सब्सिडरी में कुछ प्रोडक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी प्राइसिंग डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको एटलीस्ट जो है बैक ऑफ द माइंड आपको थोड़ा याद आ जाए। इस तरह से कॉस्ट प्लस मेथड क्या है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं इंडिया में कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, कितने हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आप याद कर सकते हैं। साथ ही जो यूएस वाला है सिस्टम, यूएसजी एएपी, उसको ध्यान रखें। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो बोर्ड है आईएएसबी, वो है, उसका क्या काम है, कहाँ उसका जो है क्या क्या उसने रिपोर्ट्स दी हैं। तो थोड़ा सा ब्रॉड एक अंडरस्टैंडिंग, वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना, बट एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी रखना है। तो आई होप साथियों कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी इस वीडियो से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।